बारिश का कहर। काजल अपनी सास सुनीता और पति विवेक के साथ रहा करती थी। काजल एक बहुत ही बड़े घराने से थी, बस इसी बात का घमंड उसको था। वो किसी भी गरीब और छोटे इंसान से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन काजल सुबह का ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उसके जूस को आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। शांति, शांति, मेरे जूस का गिलास किधर है? काजल का गुस्सा देख शांति अपने हाथों में उसके जूस का गिलास लेकर दौड़ती हुई आती है और उसके टेबल पर रख कर कहती है, छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दो, जूस बनाने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, जूस उसका सामान खत्म हो गया था, तो मैंने रामू को जूस का सामान लाने के लिए भेजा था, बस इसीलिए थोड़ी सी देरी हो गई। तुमने कल भी मुझे जूस बना कर दिया था। अगर सामान खत्म हो रहा था तो तुम्हें कल ही सामान मंगवा लेना चाहिए था। तुम्हें पता है ना मुझे ब्रेकफास्ट में देरी पसंद नहीं है। छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुम ध्यान रखने वालों में से नहीं हो, तुम्हारी तो खबर लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों से देख रही हूँ मैं तुम्हें, अपने काम को लेकर लापरवाही कर रही हो। मैं माँ जी से कहकर अभी तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकलवाती हूँ। नहीं नहीं छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। अगर आपने मुझे काम से निकलवा दिया तो मैं उनका पेट कैसे पालूंगी? मेरे तो पति भी नहीं है जो बाहर जाकर वो काम कर सके। मैं एक विधवा और ऊपर से मेरे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ काम ढूंढूंगी मालकिन? वो मैं नहीं जानती, वो तुम अपना देखो। माँ जरा यहाँ आइए, आपको आपकी नौकरानी की हरकत बताती हूँ। काजल की बात सुनकर काजल की सास सुनीता हॉल में आती हैं, जहाँ वो शांति को हाथ जोड़कर रोता हुआ देखती हैं। क्या हुआ काजल? और शांति, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? काजल, तुमने शांति को कुछ कहा? कहा नहीं, बल्कि इसको धमकी दी है कि मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा भी क्या किया है इसने जो तुम इसको नौकरी से निकालने या निकलवाने की बात कर रही हो? माँ जी, इसे काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। आज इसने मेरा जूस लाने में देरी कर दी, बहाने बना रही है कि सामान खत्म हो गया था। कल को ये खाने में भी देरी करेगी। मैं ऐसे लापरवाह इंसान को अपने घर में नहीं रख सकती। काजल बहू, सिर्फ इतनी सी बात के लिए किसी गरीब को नौकरी से निकालना ठीक नहीं है। शांति बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है और आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई। तू शांत हो जा और इसे काम करने दे। ठीक है माँ जी, अगर आपको इस नौकरानी की इतनी ही फिक्र है तो रखिए इसे, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। काजल गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। शांति अपनी मालकिन सुनीता को थैंक यू बोलती है और अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे दोपहर होने लगती है और अचानक आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। देखते ही देखते बहुत तेज आंधी तूफान के साथ भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि चारों तरफ बहुत बुरा हाल करने वाली थी। शाम तक बारिश इतनी तेज हो जाती है कि सड़कों पर पानी भरने लगता है। तभी काजल का पति विवेक ऑफिस से भीगता हुआ घर आता है। अरे विवेक, तुम पूरा भीग गए हो, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है क्या? हाँ काजल, बाहर तो मुसीबत आ गई है। सड़कों पर 2-2 फीट पानी भर गया, गाड़ियां डूब रही हैं और ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो चुका है। मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी धीरे धीरे निकाल कर घर तक लाया हूँ। बाप रे, ये पानी तो हमारी लॉन तक आ गया है। मुझे तो डर लग रहा है विवेक। रात होते होते बारिश का असर और ज्यादा बढ़ जाता है। तेज हवाओं के कारण इलाके के बिजली के खंभे गिर जाते हैं और पूरे शहर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा छा जाता है। घर के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है और नीचे के कमरों में धीरे धीरे पानी घुसने लगता है। विवेक, सुनीता और काजल परेशान होकर अपने मोबाइल देखते हैं, लेकिन फोन का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब हो चुका था। अजी सुनती हो बहू, नीचे रसोई और हॉल में पानी घुटनों तक आ गया है। फ्रिज और सारा सामान पानी में तैर रहा है। हमें तुरंत ऊपर वाले कमरे में जाना पड़ेगा। तीनों किसी तरह घुटनों तक भरे गंदे पानी में से निकलते हुए ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। पूरी रात पानी ऊपर चढ़ता रहता है। सुबह जब होती है तो बारिश थोड़ी धीमी पड़ती है, लेकिन चारों तरफ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। घर के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, जैसे पूरा घर किसी टापू में बदल गया हो। घर में खाने पीने का सारा सामान नीचे पानी में डूबकर खराब हो चुका था। भूख के मारे काजल का बुरा हाल होने लगता है। विवेक, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कल रात से कुछ नहीं खाया। घर में कोई बिस्किट या ब्रेड भी नहीं बची क्या? काजल, नीचे रसोई में 4 फीट पानी भरा हुआ है। सारा राशन, सब्जियां और गैस सिलेंडर सब पानी में डूब चुके हैं। बाहर दुकानें भी बंद हैं और सड़कों पर नावें चल रही हैं। हम घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। हे भगवान, इस बड़े मकान और करोड़ों के बैंक बैलेंस का क्या फायदा, जब आज हम एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं।
अब हमारा क्या होगा। तभी अचानक घर के बाहर से एक नाव के आने की आवाज होती है। विवेक खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि उस नाव पर कोई और नहीं बल्कि उनकी वही नौकरानी शांति बैठी हुई थी। शांति के हाथ में एक बड़ा सा झोला था। वो चिल्लाकर ऊपर की तरफ आवाज लगाती है, बड़े भैया, मालकिन, आप लोग ऊपर ही है ना? मैं आप लोगों के लिए सूखी रोटियां, गुड़ और पीने का साफ पानी लेकर आई हूँ। हाँ शांति, हम सब ऊपर ही हैं। तुम इस बाढ़ के पानी में यहाँ कैसे आई? भैया, रेडियो पर खबर आ रही थी कि इस बड़े इलाके में बहुत ज्यादा पानी भर गया है। मुझे पता था कि छोटी मालकिन को टाइम पर खाना पीना चाहिए होता है और इस मुसीबत में आप लोग भूखे होंगे। मेरा घर तो ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ पानी नहीं आया। मैंने अपने पड़ोस वाले की नाव ली और आप लोगों के लिए खाना लेकर आ गई। विवेक तुरंत ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंकता है। शांति उस रस्सी में खाने का झोला बांध देती है और विवेक उसे ऊपर खींच लेता है। झोला खोलते ही उसमें से गर्मा गर्म सादी रोटियां और गुड़ निकलता है। भूख से बेहाल काजल बिना कुछ सोचे समझे तुरंत रोटी का टुकड़ा मुंह में डालती है। सूखी रोटी खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शांति, तू तो हमारे लिए भगवान बनकर आई है। कल तक जिसे हम नौकरी से निकालने की बात कर रहे थे, आज उसे ने हमारी जान बचाई। मुझे माफ कर दो शांति मौसी, मुझे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था। मैं गरीबों को छोटा समझती थी, लेकिन आज इस बारिश की आफत ने मुझे समझा दिया कि मुसीबत के वक्त कोई पैसा या बड़ा घराना काम नहीं आता, बल्कि एक इंसान का अच्छा दिल काम आता है। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे लिए खाना पहुंचाया। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं छोटी मालकिन, आप ऐसा मत कहिए। आप लोग मेरे मालिक हैं। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना ही तो सबसे बड़ा धर्म है। अब आप लोग आराम से खाना खाइए, मैं चलती हूँ। शांति वहाँ से नाव लेकर चली जाती है। बारिश का कहर तो धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन वो काजल के दिल के घमंड को हमेशा के लिए बहा कर ले जाता है। काजल को समझ आ जाता है कि कोई भी अपने पैसों से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कामों से बड़ा होता है। पर गांव में अचानक से बाहर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया था। हे भगवान, बाहर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया है। नमिता सारे कपड़े उठाकर ले आंगन से। माँ मैं पहले ही उठाकर ले आई थी। चलो शुक्र है, मैं तो कैसी भुलक्कड़ हो गई। मैंने तो बाहर लाल मिर्च सूखने डाली थी, अब तक तो वो उड़ भी गई होंगी। अरे मेरी प्यारी माँ, चिंता मत करो, जब तुम रसोई में थी तब मैं उठाकर ले आई थी। शाबाश, बड़ी ही समझदार है मेरी बेटी। अब बस जल्दी से तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और तेरे हाथ पीले हो जाए। तुम्हें भी ना माँ, बड़ी जल्दी पड़ी है मुझे भगाने की। अरे पगली, ये तो दुनिया की रीत है। एक ना एक दिन तो बेटी को विदा होकर जाना ही होता है, और अगर माँ बाप ने जवान बेटी को घर में बिठा भी लिया ना, तो लोग 100 ताने हमें सुनाएंगे। तो तुम लोगों की बातों को एक कान से सुना करो और दूसरे से निकाल दिया करो। अरे माँ, बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है। मैं अभी घर की छत पर तिरपाल डालकर आती हूँ, नहीं तो ये सारा का सारा पानी अंदर आ जाएगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नमिता का छोटा भाई मनीष वहाँ आता है। माँ, बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई है, मैं उसमें नहाने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बारिश में कहीं बीमार पड़ गया ना तो बेकार में डॉक्टर को पैसा देना पड़ेंगे। माँ थोड़ी देर जाने दो ना, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जल्दी लौट आना। मनीष खुशी से भागते हुए बाहर चला जाता है। ये भी ना सुधरने वाला नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ पर घनश्याम काम से लौट कर आ जाता है, जो कि बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अरे आप तो पूरे भीग गए, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो कहीं सर्दी जुकाम न लग जाए। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। उर्मिला आज सामान की डिलीवरी करने दूसरे गांव गया था। वहां मुझे मनोज मिला। वो अपनी नमिता के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता बता रहा था। ऐसी बात है तो आप उनसे बात करके देखिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी घनश्याम का छोटा भाई महिपाल, जो कि काफी अमीर था, उनके घर आता है। ये लो विनोद भाई साहब मिठाई। पता नहीं तुम अपनी बेटी की कभी शादी कर भी पाओगे या नहीं। मेरी बेटी आपकी बेटी से छोटी है, पर देखो मेरी अमीरी के चलते रिश्तों की बाढ़ उसके लिए आ गई है, और उनमें से एक रिश्ता हमें काफी पसंद भी आ गया है। देखो हम अमीरों की बेटियों के लिए खुद ब खुद रिश्ते चलकर आते हैं। हाँ देख, मेरे समझदार बेटों ने अपनी शादी ना करके पहले अपनी बहन की शादी करने का फैसला लिया है, और मैं उनके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। अगर तेरा बेटा भी बड़ा होता तो आज तेरी थोड़ी मदद हो जाती। वैसे ये मिठाई मेरी बेटी का रिश्ता लगने की खुशी में है। महिपाल अपने बड़े भाई को मिठाई के साथ घनश्याम को ताने देकर चला जाता है। बड़ा घमंड है इसे खुद की बेटी पर। आप मनोज भाई साहब से बात कीजिए, अपनी नमिता के लिए जो अच्छे घर से रिश्ता आया है उनको मिलने के लिए बुला लीजिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अब बहुत जल्द लड़के वाले नमिता को देखने आते हैं।
देखिए भाई साहब, हमें आपकी लड़की तो बहुत पसंद है, पर शादी में कुछ लेन देन भी होता है। लेकिन बहन जी, हम गरीब लोग दहेज कहाँ से देंगे? मैं कौन सा दहेज मांग रही हूँ, लेकिन हमारे भी तो रिश्तेदार हैं, उनके सामने नाक नहीं कटने देंगे। आप हमें 1 रुपया भी दहेज में मत दीजिए, पर बारातियों का स्वागत अच्छे से करना, उनकी विदाई अच्छे से करना। शादी की अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए और बहू को सोना भी बना कर देना। साथ में मेरे बेटे को एक बाइक भी, ताकि जब हमारे मेहमान आए तो कोई हमारा मजाक न बना पाए। समाज में रहना है तो समाज के अनुसार चलना ही पड़ता है। आप सही कह रही हैं बहन जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर ठीक है, अगले महीने हम शादी रख देते हैं। क्या? लेकिन तब तो काफी बारिश होती है। तो क्या हुआ भाई साहब, शादी तो करनी है ना, और ये पहली शादी तो है नहीं जो बरसात में हो रही है। घनश्याम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देता है, पर सारी रात उसे नींद नहीं आती। ऐसे ही एक दिन वो फैक्ट्री के लिए जा रहा था, तभी उसका छोटा भाई उसे टोकते हुए कहता है, भाई साहब, मैंने सुना तुमने अपनी हैसियत से बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है। अब इतने बड़े घर से जोड़ लिया, पर कोई कमी मत रखना। और तुम अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी के साथ कर रहे हो, बराबरी करना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं महिपाल, तुम कहाँ मैं कहाँ, ये सब तो लड़के वालों की डिमांड पर हुआ है। अपने देवर की बातें सुनकर उर्मिला को बड़ा बुरा लगता है और अब वो और भी ज्यादा कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। साथ ही वो गांव के बाहर बड़े बड़े टेलर्स के पास जाती है और उनसे कुछ पैसे सिलाई करने के लिए ले आती है, ताकि वो अपनी बेटी की शादी में कोई कसर न छोड़े। ऐसे ही हफ्ता भर बीत जाता है। एक रोज, उर्मिला, मैंने बैंक में एक छोटी सी एफडी करवाई थी, मैं उसे तोड़वा कर ले आता हूँ, बिटिया के ब्याह में काम आएगी। अच्छा ठीक है जी। शादी का दिन नजदीक आने लगता है और बारिश भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। माँ अपनी छत तो ठीक करा ली, पर हमारे घर तो गड्ढे में है, बारिश का सारा पानी घर में आ गया। अगर शादी वाले दिन ऐसा हुआ तो हम मेहमानों को कहाँ बिठाएंगे? महिपाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक किया है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मेरी बेटी के फेरे कैसे होंगे इस बारिश में? किससे कर्ज लूं? पापा, आप फिक्र क्यों करते हैं? मेरी बहन के फेरे इस बारिश में ही होंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद घनश्याम बारिश में भीगते हुए कुछ पैसे कर्ज पर लेकर आता है और उन पैसों से एक बाइक खरीदता है। हमने सारा इंतजाम कर लिया, अब हमारा घर ऊंचा है। हाँ, अब मैं जमीन पर चटाई बिछा देती हूँ और हाथों से दीवारों की लिपाई कर कर उस पर डिजाइन बना दूंगी। घर के बाहर चौकी लगाकर मैंने मंडप सजाया है और मंडप के ऊपर बड़ी सी पन्नी लगाई है, ताकि फेरे लेते हुए कोई दिक्कत ना आए। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। महिपाल और उसका पूरा परिवार अच्छे से तैयार होकर 6-7 गाड़ियों में शादी का सामान रखकर बैंकेट हॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में बारिश काफी तेज हो जाती है। क्योंकि महिपाल की बेटी की शादी बैंकेट के अंदर होती है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो वहीं कुछ ही देर में घनश्याम के घर पर भी मेहमान आने लगते हैं और उर्मिला सभी मेहमानों को अपने घर में रुकने के लिए जगह देती है और खिड़की दरवाजे खोल देती है। तो वहीं घर के कुछ लोग लड़का लड़की के साथ मंडप पर बैठे रहते हैं, जहां नमिता के फेरे हो रहे होते हैं। साथ ही काफी तेज बारिश भी हो रही होती है। बहन, लड़की वाले भले गरीब हैं, पर उन्होंने सारी अरेंजमेंट कितनी अच्छी की हुई है ना, वरना इतनी तेज बारिश में तो अच्छे अच्छे मंडप उड़ जाते हैं। पर यहाँ देखो, बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही। कितने आराम से बच्चों के फेरे हो रहे हैं और खाने का इंतजाम भी छत पर तिरपाल लगाकर बहुत अच्छे से कर दिया है, जिससे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। वो तो है बहन। इस तरह एक गरीब पिता अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी गरीब बेटी के फेरे करवाता है। तो वहीं बैंकेट हॉल की लाइट चली जाती है और उनका जनरेटर भी खराब होता है, जिसका उन्होंने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। फिर जैसे तैसे काफी देर बाद लाइट का इंतजाम किया जाता है, जिससे लड़के वाले काफी उदास भी हो जाते हैं। महंगे गिफ्ट मिलने के बाद भी उनको शादी में कुछ मजा नहीं आया। तो उधर गरीब पिता की बेटी की शादी में सब मेहमान खुश होकर सारी शादी एंजॉय करते हैं और खुशी खुशी उसकी बेटी को अपने साथ विदा करके लेकर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद अमीर बेटी की छाते के नीचे विदाई की जाती है। इस तरह दोनों अमीर गरीब बेटी की विदाई होती है। Thanks for watching.